पी सांझा से अनुजा शर्मा। सर, भारत जोड़ो के लिए आप चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस परिवार को जोड़ने के लिए भी आप आगे हाथ बढ़ाएंगे? वरुण गांधी आपके भाई हैं, क्या उनसे भी मिलकर चलने की बात की जाएगी? आप पहल करेंगे उनसे मिलने की? क्योंकि पानीपत में आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो भाई जो बहुत देर से बात नहीं कर रहे थे वो भी मिल गए। आप वरुण गांधी से मिलेंगे? देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। पंजाब तक से अर्शदीप। बट कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। जनेंद्र प्लीज। जगबानी से विजय नागला। सर, एक मिनट यार, आई एम गोइंग इन ऑर्डर, प्लीज रिलैक्स। सर, जो आपका प्रयास है लोगों को जोड़ने का, वो एक प्रशंसनीय कदम है, और मैं चाहता हूं कि जो ईवीएम पर जो लोगों में धारणा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, क्या आप ईवीएम पर भी कोई फैसला लेना लोगे, ऐसा कि जिससे लोगों के जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती? ईवीएम की बात विपक्ष ने, हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं, और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं
उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। पंजाब तक से अर्शदीप। सत श्री अकाल सर। सर, ड्रग्स पंजाब में एक बड़ा इशू है। 2017 में कांग्रेस से इस पे बड़ा वादा किया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, उम्मीदें टूटी, घर बर्बाद हो रहे हैं। अभी भी यही सिचुएशन है। तो अब दोबारा से पंजाब के लोगों को कैसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इस इशू पर काम करेगी? नहीं, सबसे पहले हमने सरकार में ड्रग्स में काफी काम किया। पंजाब की मेन इशू अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, और जो किसानों को डिस्ट्रेस हो रहा है वो दो सेंट्रल इश्यूज हैं, और उसमें से ड्रग्स की इशू पैदा होती है। तो अगर ड्रग्स से डायरेक्टली तो लड़ना है और लड़ा जाएगा, मगर जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसानों में जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ड्रग्स प्रॉब्लम भी एड्रेस नहीं होगा। तो कंबाइंड तरीके से करके ये काम किया जा सकता है। पंजाब को, सचमुच में पंजाब को एक नए विजन की जरूरत है। और अगर मेरी पंजाब की सरकार के बारे में शिकायत है तो वो है कि उन्होंने पंजाब ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी पंजाब को विजन देने की दी, और सरकार पंजाब को विजन दे नहीं पा रही। मैं पूछ रहा हूं लोगों से कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या विजन दिया? तो उसका मतलब, और मैं कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? और रिस्पॉन्स यूनिवर्सली आ रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, और ये मतलब बातें करते रहते हैं, मगर कोई पंजाब को जो विजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो रियली जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आए, एक लॉन्ग टर्म विजन पंजाब के लिए देना पड़ेगा, और उसमें किसान और जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो सेंट्रल होना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत से अमर सिंह। सर, ये यात्रा आप कर रहे हैं, और एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है हिंदुस्तान में हैं, और आपके ओपनिंग रिमार्क में भी था कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्या आप या आपकी सरकार आएगी तो इस पर कुछ करेंगे आप लोग, या फिर कोई ऐसा होगा कि जो पैरेलल हो जाए? नहीं, हमारी जब सरकार थी हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। रिकॉर्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर जयराम? हाउ मेनी करोड़? 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, यूपीए की सरकार। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो ज़मीनी अधिकरण बिल हो, न्यामगिरी ट्राइबल राइट्स हो, तो हम प्रोटेक्ट करके लोगों को, देश को आगे ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर आक्रमण हो रहा है, जो किसानों पर आक्रमण हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमें एक किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए की रक्षा करनी पड़ेगी, और उनको बढ़ावा देकर ये जो बेरोजगारी है इसको मिटाना पड़ेगा। पंजाब टुडे से राजेंद्र सिंह। नमस्कार जी, मेरा एक सवाल है जी। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਨਿਕਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हिमाचल महंगाई को लेकर आपने यात्रा शुरू की है, लेकिन हिमाचल में 3 रुपए लीटर जो आपका पेट्रोल डीजल महंगा है, उसको लेकर क्या नई सरकार? हाँ, तो देखिए हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज़ वहाँ पे लाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे प्रो किसान पॉलिसीज़ वो लाएंगे। डेली पोस्ट से मनदीप सिंह। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए पिछले चुनाव में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़रूर लीडरशिप के बीच में इश्यूज होती थी, बट ये आसानी से मैनेजेबल इश्यूज हैं और आइंदा ये आने वाले समय में ये इश्यूज नहीं होंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। नहीं, वो लीडरशिप में कमी जब आती है जब जनता में थोड़ा प्रेशर बनता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सच्चाई है, और उसका नतीजा मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। बट अब मुझे लग रहा है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो फीलिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी वो अब गायब हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी को बिल्ड करना है, और मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पे हम अगली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे।